नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखे होंगे और कमर कस चुके होंगे, क्योंकि टीआरई 4 की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि टीआरई 4 की वैकेंसीज आप सभी की 80,000 प्लस आने वाली है। वो भी किसी ने नहीं किया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने किया, सम्राट चौधरी जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। आप सभी को पता होगा दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कंटिन्यू अल्टरनेट डे पर आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाता है। हर दूसरे दिन एक सभी आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। एक हफ्ते में मैक्सिमम 4 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट का डिस्कशन हो रहा है। क्यूएक्यू भी करवाया जा रहा है। क्यूएक्यू लगभग आप सभी का द्विवेदी युग तक कंप्लीट हो चुका है। आधुनिक काल के द्विवेदी युग तक कंप्लीट हो चुका है। आगे की जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट थोड़ा ज़्यादा हो जाए उसके बाद में उसको स्टार्ट करते हैं। साथ में दोस्तों, आप सभी की व्याकरण भी स्टार्ट हो जाएगी। और आज आप सभी का 8वां प्रैक्टिस सेट है इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का। 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवाने हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। अगर आप सभी 80 में से 75 लाना चाहते हैं तो आप सभी लोग यह सीरीज ज्वाइन रखिए। जो ज्वाइन करेंगे उनको लास्ट में पता चलेगा। 6 to 8 हो आप सभी का, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11 to 12 हो, सब में यह क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कहीं से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप सभी को फंसे ना और मिले ना। ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे प्रैक्टिस सेट में करवाए जाएंगे। और अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, 100 प्रैक्टिस सेट सीरीज जो चलाई जा रही है, आज सभी का 8वां है। अगर आप सभी लोग ज्वाइन रखते हैं तो एक भी प्रैक्टिस सेट आप सभी को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 प्रैक्टिस सेट किसी चैनल ने नहीं चलाया होगा। इस चैनल के माध्यम से 80 क्वेश्चन करवाए जाते हैं पूरे प्रैक्टिस सेट में। एक भी प्रश्न छूटता नहीं है, चाहे जो हो। ठीक है, 40 प्रश्न की सीरीज नहीं चलाई जा रही, 30 प्रश्न की सीरीज नहीं चलाई जा रही, 80 प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही। यह आप सभी के लिए ही चलाई जा रही है। कारण यह है कि आप सभी से वादा किया गया, अगर आप सभी लोग चीज़ें क्यूआईक्यू हो गई, आप सभी के एमसीक्यूज हो गए और प्रैक्टिस सेट हो गए, और दोस्तों नोट्स आप सभी के जैसे ही वैकेंसीज आएंगे डिस्कशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इतना आप लोग जारी रखते हैं तो आप सभी के 80 में से 75 प्रश्न आप सभी के सही हो जाएंगे। ये गारंटी अगर आप लोग कंटिन्यू ज्वाइन रखते हैं और शिद्दत के साथ में देखते हैं। तो दोस्तों, यही आप सभी के लिए कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा चैनल है। जितना ही आप सब लोग सपोर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा इनिशिएटिव इस चैनल के माध्यम से चलते हुए दिखाई देंगे आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न कौन सा है, देर न करते हुए। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या है? कठपुतली कविता में कवि क्या बताना चाहता है, आप सभी को बताना है। स्वतंत्रता से कोई खुश नहीं होता, परतंत्रता में कोई खुश नहीं होता, कठपुतलियाँ विद्रोही होती हैं, ज़्यादा धागे उलझ जाते हैं। तो क्या बताना चाहता है? परतंत्रता में कोई खुश नहीं होता है। ठीक है, तो कठपुतली कविता में कवि बताना चाहता है कि परतंत्रता में कोई खुश नहीं होता है, रहता है। कठपुतली कविता के रचनाकार कौन है, आप सभी को यह बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इससे पहले मैं बताया दे रहा हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा तथा नाचने वाली लड़की किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं? बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और नाचने वाली लड़की किस नाटक के पात्र हैं, आप सभी को बताना है। तो एक मराठी नाटककार हैं विजय तेंदुलकर। ठीक है, उनकी एक रचना है पापा खो गए हैं। तो पापा खो गए हैं उनकी एक रचना है, और यह किस विद्या की रचना है? नाटक। उसी के पात्र हैं यह सब। बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की। ठीक है चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणपत चंद्र गुप्त, एक सेकंड, हाँ आप बताइए। गणपत चंद्र गुप्त ने किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा है? तो किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, कि मैथिली चरण गुप्त को? 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को गणपत चंद्र गुप्त जी ने क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास। यह हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा भी था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक सेकंड, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रिय प्रवास हो गया, पारिजात हो गया, वैदेही वनवास हो गया, इनके प्रमुख प्रबंध काव्य हैं। क्या है? प्रबंध काव्य हैं सब, प्रबंध काव्य। ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, मुझे राम के पास पहुँचा दो, वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उपयुक्त कथन किसका है, आप सभी को बताना है। अंगद का है, हनुमान का है, विभीषण का है, कि सीता का है? ठीक है, तो यह बताना है आप सभी को, और आप सभी को याद भी होगा, सीता जी का कथन है। ठीक है, रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, सीता नहीं अपना मानी। ठीक है, और सीता जो है डर से काँप रही थी। उन्होंने रावण की एक कोई बात नहीं सुनी थी। ठीक है, तिरस्कार किया था, और यह वचन जो है आप सभी ने जो सुना, यह उन्होंने ही कहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। चाँद से थोड़ी सी गप्पे। थोड़ा दोस्तों गले में थोड़ा खराश है, गला ख़राब है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वॉल्यूम अपना बढ़ा लेना। अगर धीरे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ तो आप लोग स्पीड थोड़ा बढ़ा लेना, 1.25 कर लेना या 1.5 कर लेना, ठीक है। चाँद से थोड़ी गप्पे, यह किसके शमशेर बहादुर द्वारा रचित रचना है? तो यह किस विद्या की रचना है आप सभी को बताना है। यह पिछली बार आया था, पिछली प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन यह किस विद्या की रचना है ये भी बताया गया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह कविता विद्या की रचना है, चाँद से थोड़ी गप्पे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। उपरोक्त कथन भारत की खोज के संबंध में किसका है? इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। तो कथन बताना है सभी का किसका है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कथन है। किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कथन है। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, 7 नंबर प्रश्न। और भारत की खोज आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू जी की यह रचना है, ठीक। अगला प्रश्न आप सभी को बताना है, कौन सा प्रश्न है? 7 नंबर। नेहरू जी कितनी बार जेल गए? पिछली बार भी हो चुका है आप सभी का, 9 बार जेल गए हैं वो नेहरू जी, ठीक है। पिछली बार प्रश्न हो चुका है, पिछली प्रैक्टिस में यह प्रश्न की व्याख्या में आया है, लेकिन प्रश्न नहीं हुआ, प्रश्न अब हुआ है, ठीक, लेकिन व्याख्या पहले की जा चुकी है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। वैसे तो मेरे पापा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। किस कहानी का कथन है यार? आप सभी को बताना है। ये एनसीईआरटी एससीईआरटी से उठाए गए प्रश्न है, एनसीईआरटी एससीईआरटी से उठाए गए प्रश्न है, आप सभी को बताना है, आंसर बताना है सभी को। बस की यात्रा, कामचोर और लाख की चूड़ियाँ टोपी। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो लाख की चूड़ियों का यह कथन है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? कामतानाथ है। कौन है? कामतानाथ है। याद रखना क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लाख की चूड़ियों के रचनाकार कौन है? तो कामतानाथ है। और यह किस विद्या की रचना है? ऐसे ही मैंने बताया था सब चीज़ें बताया करता हूँ, ये कहानी विद्या की रचना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। याद रखना लाख की चूड़ियाँ कहानी विद्या की रचना है, और यह कथन जो लाख की चूड़ियों का है, और इसके रचनाकार कामतानाथ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी को बताना है। क्षणिक जीत में दीर्घ हार में जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह किसकी रचना है? आप सभी को पता होगा, बच्चे के जीव पर रटी हुई यह रचना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह रचना है, ठीक है। कदम मिलाकर चलना होगा। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। पूछा जाएगा यह किस विद्या की रचना है? तो कविता है। आप सभी लोग कविता में पढ़ ही रहे होंगे, तो कविता विद्या की रचना है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? आप सभी को बताना है। फाल्के तो कुछ नहीं, आप सभी को पता होगा, आर्देशिर ईरानी जी हैं, ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक। और इनको भारतीय सावाक फिल्मों का पिता कहा जाता है। सावाक फिल्मों का मतलब बोलती हुई फिल्मों का पिता कहा जाता है इनको, आर्देशिर ईरानी जी को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। शीर्षक लेख जहाँ पहिया है में किसका कथन है? आप सभी को बताना है। शीर्षक लेख है जहाँ पहिया है, तो यह किसका कथन है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। आप सभी का क्या हो जाएगा? सी, फातिमा का यह कथन है, ठीक है। जहाँ पहिया है में फातिमा का यह कथन है। मैं किराए पर लड़की साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, जहाँ पहिया के लेखक कौन है? पी साईनाथ हैं। कौन है? पी साईनाथ हैं। थोड़ा बोल देता हूँ तो आप लोग सुन लेना, कोई इसमें वो नहीं है कि आप सभी लोगों को याद नहीं होगा। पी साईनाथ की रचना है। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कबीर मीमांसा के रचनाकार कौन है? कबीर मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र तिवारी जी हैं। कौन है? रामचंद्र तिवारी जी हैं कबीर मीमांसा के रचनाकार, ठीक है। जबकि कबीर और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा कुछ कथन याद आएगा फिर आगे बता देंगे। 13 नंबर प्रश्न है। पांडव अभी जीवित है, राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। इंद्रप्रस्थ पाठ से उक्त कथन किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है। भीष्म से, शकुनि से, विदुर से, दुर्योधन से। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, आप सभी लोग बताइए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट्स भी दी जाती हैं, सूचनाएं भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उसी के साथ साथ में आप सभी की स्टडी से पर्पज क्लासेस भी चलाई जाती हैं। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों है बी, विदुर का यह कथन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछते हैं, अगला प्रश्न डिस्कशन करते हैं। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव किस नगर में रहने लगे थे? 13वां बरस पूरा होने पर पांडव किस नगर में रहने लगे थे? तो उपप्लव्य नगर में, तो उपप्लव्य नगर में रहने लगे थे। चलिए
चलो दोस्तों, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए रिकॉर्डिंग फिर भी करनी पड़ रही है, क्योंकि अल्टरनेट डे पर आप सभी को क्लासेस देनी पड़ती हैं और प्रैक्टिस सेट करवाने पड़ते हैं, तो वो तो अपना अपना काम ही है। और जो चीज़ें डेडिकेशन के साथ में की जाती हैं वो सफल भी होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, चैनल को पर जो क्लासेस प्रोवाइड कराना है वो तो छोड़ी नहीं जा सकती, चाहे खांसी हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ हो, आप सभी को क्लासेस मिलेंगी। भले अपडेट्स की क्लासेस डिले हो जाए, लेकिन आप सभी की स्टडी से रिलेटेड क्लासेस जो आएंगी तो वो डिले नहीं होंगी। आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर आप सभी का 8वां है और 15 नंबर प्रश्न करना है। शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर किसके पास गए थे? आप सभी को आंसर बताना है। शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर किसके पास गए थे? श्री कृष्ण के पास गए थे कि धृतराष्ट्र के पास गए थे, भीष्म के पास गए थे कि व्यास जी के पास गए थे? तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है भीष्म के पास गए थे। तो शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर भीष्म के पास गए थे और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को क्या कहा था? धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया था। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसका संबंध बताया? पूंजीपति और निम्न वर्ग का, पशुओं पर अत्याचार का, कृषक समाज और पशुओं का, राजनीति और समाज का। 16 नंबर प्रश्न बताना है। कृषक समाज और पशुओं का संबंध बताया है दो बैलों की कथा में। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कथा है। इस विद्या की रचना है तो कथा है, तो आप लोगों को यह पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी कथा है इनकी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाताओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? मतलब क्या कहना चाह रहा है कि छायावाद, ऊपर कर देते हैं थोड़ा, छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल सही है। छायावाद संबंधी यह कथन किसका है? आप सभी को बताना है। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो यह नामवर सिंह जी का कथन है। किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह जी का कथन है। अच्छा, डॉक्टर नागेंद्र का एक कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो यह किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है। अगर नंद बिहारी वाजपेयी जी का पूछा जाए तो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह नंद बिहारी वाजपेयी जी का है, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र और नामवर सिंह जी का बहुत इंपॉर्टेंट है कथन। ठीक है, तो नागेंद्र का याद रखना, मानव तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर है, मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? आप सभी को कारक बताना है। ठीक, मेरी लड़की कौन है? तो संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है कि कर्ता कारक है? संबंध कारक है। क्या संबंध कारक यह आंसर हो जाएगा? ठीक, मेरी लड़की कौन है? संबंध कारक है। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का, की, के, रारी, रे होता है। ठीक, तो का, की, के, रारी, रे संबंध कारक की विभक्ति है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है दोस्तों। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश नहीं है, पाली नहीं है कि प्रकृत नहीं, संस्कृत नहीं है? तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है डी, संस्कृत नहीं है। मध्यकालीन आर्य भाषा संस्कृत नहीं है। तो संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा है। ठीक, संस्कृत क्या है? प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। अच्छा, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती कौन सी है? पाली आती है, अपभ्रंश आती है, प्राकृत आती है। ठीक है, और पाली का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक है। 500 से प्रथम ईस्वी तक है। ठीक है, और आप सभी का पूछ लिया जाए प्राकृत का तो प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। मतलब पाली 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक है और प्राकृत जो है प्रथम ईस्वी से और 500 ईस्वी तक है। अब भ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। तो 500 ईस्वी पर बता रहा हूँ, ईस्वी, ठीक है, से 1000 ईस्वी तक है। 1000 ईस्वी तक है, ईसा पूर्व नहीं बता रहा हूँ, याद रखना। चलिए 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है, तो अवधी भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है? आप सभी को बताना है। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, अवध। तो आप सभी का बताना है 20 नंबर प्रश्न का। तो अवध, अयोध्या अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है। ठीक है। अच्छा, इसी क्षेत्र के विशेष के आधार पर इसका नाम अवधी पड़ा था। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो गई, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी भाषा है। अवधी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई और आप सभी की बघेली हो गई, तो ये सब क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्व हिंदी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो पूर्वी हिंदी उपभाषाएं हैं, तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? भारत के राष्ट्रपति ने जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद है 344(1), ठीक है, शक्तियों का प्रयोग करके 7 जून 1955 को, कब? 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में, किसकी? बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद का प्रयोग किया था? 344(1) का अनुच्छेद का प्रयोग किया था। चलिए, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है?
कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा पाली, सॉरी अपभ्रंश। ठीक, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा? अपभ्रंश जो है वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश क्या है? वियोगात्मक है और विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत क्या है? संयोगात्मक भाषा है और वियोगात्मक भाषा आप सभी की अपभ्रंश भाषा है। चलिए दोस्तों, हम लोग 23 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। धा का उच्चारण स्थान है, तो धा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, कंठ है, तालु है कि दंत है? धा, धा, तो कौन सा आंसर? आप सभी लोग बोल के देखिए, उच्चारण स्थान क्या है? दंत। आप सभी का दंत उच्चारण स्थान है, धा का उच्चारण स्थान दंत है। और मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? तो 45 वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 45 वर्ण हैं। 10 हैं स्वर, क्या है? 10 हैं स्वर आप सभी के, और 35 व्यंजन है। क्या है? 35 व्यंजन है। अगर आप सभी के पूछा जाए कि लेख के आधार पर वर्ण कितने हैं, तो लेख के आधार पर, लेखन के आधार पर कितने हैं? 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं, तो 11 स्वर हो जाएंगे आप सभी के, 11 स्वर हो जाएंगे। तो और बचे कितने आप सभी के? और 35 हो जाएंगे व्यंजन, 35 हो जाएंगे व्यंजन, और एक बच्चा आप सभी का संयुक्त व्यंजन, 4 हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यह याद रखना पड़ेगा। तो आप सभी के 52 जो है वर्ण है लेखन के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर देखा जाए, ठीक है, उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो 45 वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आप सभी को आंसर बताना है। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का पंचमा अक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन होता है, अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है? वर्ग का पंचमा अक्षर। आप सभी का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट करवाने का बिल्कुल मन नहीं था, और ना तो तब ये सही थी, लेकिन आप सभी को देना है। जो लोग 50-60 जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे 2-5 व्यूज़ आए वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 लोगों का विश्वास जुड़ गया है इस चैनल के माध्यम से कि 100 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, और 80 में से 85 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो 80 में से 75 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग चाहे 5 लोग जुड़िए, चाहे 4 लोग जुड़िए, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी आप लोग अगर 4 भी लोग देखेंगे तब भी एक अल्टरनेट डे पर आप सभी का प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को 24 नंबर प्रश्न का उत्तर पता ही चल गया होगा कि वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। अच्छा, पंचमा अक्षर में हाथे कौन से? जैसे आप सभी का अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना और मा। ठीक है, अंगा, इया, अड़ा, न, मा, ये सब क्या हो गया? वर्ग के पंचमा अक्षर। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? आंकना आएगा कि लंकन आएगा कि अकंठ आएगा कि अर्क आएगा? जैसे आप सभी की डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में क्या होता है, आप सभी के कोश, शब्द कोश होते हैं। जैसे ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे ही क्रम चलता है शब्दों का भी। तो पहला हिंदी में कौन सा आएगा पहला आप सभी का? तो अंकन आएगा। क्या आएगा? अंकन आएगा शब्द हिंदी शब्दकोश में प्रथम शब्द। ठीक है, अंकन आएगा, फिर अकना, अंकना आएगा, फिर अकंठ आएगा, फिर अर्क आएगा। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। विदोही ये भी नहीं होगा, विदेही ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वैदेही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। वैदेही आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। चलिए बताते रहिए फटाफट। तो आप सभी का हो जाएगा परसिस्ट। परसिस्ट आप सभी का अशुद्ध है। अच्छा, परसिस्ट लिखा कैसे जाता है आप सभी को पता होना चाहिए। परसिस्ट लिखा जाता है, परसिस्ट नहीं होता। ठा के जगह पर टा लगा दीजिए, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, कैलाश कैसे लिखा जाता है? कैलाश बता चुके हैं पिछली वीडियो में, तिरस्कार भी बता चुके हैं, पुरस्कार भी। पिछला प्रैक्टिस सेट आप लोग देखेंगे तो इस प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। और सारे प्रैक्टिस सेट देखना आप सभी की जिम्मेदारी है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं आप सब लोग देखिए, और चैनल को शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हिंदी सब्जेक्ट का एक भी प्रश्न कहीं भी आप सभी का पूछा जाता है एग्जाम में, इसी सीरीज से आ जाएगा। 100 प्रैक्टिस सेट बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो आप सभी का शुद्ध वर्तनी का चयन क्या हो जाएगा? कुमुदनी। आप सभी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमुदनी सही है। और यही लगाना आंसर, और कुछ लगा के ना आना। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से अयाद संधि का उदाहरण नहीं है। अयाद संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो वागीश क्या है? अयाद संधि का उदाहरण नहीं है। नायिका है, नायक है और नाविक है, लेकिन वागीश अयाद संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अच्छा वागीश किसका उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का। क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब आप सभी को पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं, पीवाईक्यू व्याकरण की स्टार्ट हो जाएंगे, पीवाईक्यू साहित्य के चल रहे हैं, व्याकरण के बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है, और नोट्स के माध्यम से आप सभी की व्याकरण कंप्लीट करवा दी जाएगी। आप लोग बस बने रहिए चैनल पर, चैनल का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का 29 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला
विकल्प पहचानिए। तो क्या होगा, संलग्न का से बताना है। तो संलग्न का सही विच्छेद क्या है, तो इसमें पहले तो जान लीजिए व्यंजन संधि है, ठीक है। तो अब इसका संधि विच्छेद बताना है। तो आप सभी का होगा सम प्लस लग्न, सम प्लस लग्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प बताना है। गाय प्लस अक, गाय प्लस अक गायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि वाला विकल्प कौन सा है। निउत्साह, निउत्साह इसमें विसर्ग संधि आप सभी को पता होना चाहिए, विसर्ग संधि, और इसका उत्साह क्या हो जाएगा, निरुत्साह। निरुत्साह जिसमें जहाँ लिखा हो आप सभी का आंसर सही हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों और हम लोग देखते हैं अब 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को दोस्तों। क्या है 33 नंबर प्रश्न, एक सेकंड बस, हाँ अब ले लेते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं आप सभी को बताना है। 5 है, 6 है, 3 है, 4 है। तो स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। और 5 भेद कौन कौन से हैं स्वर संधि के। आप सभी की पहली संधि हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी, दूसरी दोस्तों गुण संधि हो जाएगी, तीसरी वृद्धि संधि हो जाएगी, और चौथी यड़ स्वर संधि हो जाएगी, और पाँचवीं अयाद संधि स्वर संधि हो जाएगी। ये 5 संधियाँ होती हैं आप सभी की स्वर संधि में, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में एक शब्द योग रूढ़ कोटिका है, योग रूढ़ कोटिका है, तो आप सभी को बताना है। तो योग रूढ़ कौन सा है। तो रेलगाड़ी क्या है, आप सभी का यौगिक शब्द है। रसोई घर क्या है, यौगिक शब्द है। और डाकखाना क्या है, यौगिक शब्द है। लेकिन जलज क्या है, योग रूढ़ शब्द है, ठीक। जलज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इस नंबर प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। निम्न में तत्सम शब्द है। तो निम्न में तत्सम शब्द है खीर, खेत, कृष्ण, कोयल। तो खीर का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाता है। खीर का क्या हो जाता है, क्षीर हो जाता है। ऐसे लिखा जाता है, एक सेकंड, ऐसे नहीं लिखा जाता है। खीर का हो जाता है क्षीर, क्षीर हो जाता है। खेत का क्षेत्र हो जाता है, सभी का क्षेत्र हो जाता है। और कोयल का क्या हो जाता है, कोकिल हो जाता है। क्या हो जाता है, कोकिल। तो बचा क्या, कृष्ण। कृष्ण क्या है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों है 36 नंबर प्रश्न। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द तौलिया है, ठीक। और जैसे बाल्टी हो गया, तम्बाकू हो गया, मेज हो गया, गमला हो गया, काजू हो गया, चाबी हो गया, परात हो गया, पिस्तौल हो गया, ये भी सब क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। कार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काज। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। और कर्म का तद्भव क्या हो जाता है, कर्म का तद्भव हो जाता है कर्म। और इसे पूछ लिया जाए आप सभी का, कुछ नहीं पूछना है, तो 2 याद रखना, बाकी सब असंगत है, इनसे कोई मतलब नहीं। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अजीर, अजीर शब्द का अर्थ है। तो अजीर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, वार्धक्य और जरावस्था। तो 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आप सभी का आंगन। अजीर शब्द का क्या अर्थ है, आंगन। और वार्धक्य शब्द का अर्थ है बुढ़ापा, बुढ़ापा होता है। और 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पंडित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पंडित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, 39 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताना है। दामिनी नहीं है। दामिनी किसका है पर्यायवाची, तो बिजली का पर्यायवाची दामिनी है। लेकिन पंडित शब्द का कोविद हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, प्राज्ञ हो जाएगा, लेकिन दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताना है आप सभी को। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर, निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्मों का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट हो जाएगा और एक हो जाएगा करकट, ठीक है। तो करकट मतलब एक हो जाता है कूड़ा, और दूसरे करकट का मतलब हो जाता है केकड़ा। क्या हो जाता है, केकड़ा। तो ये सही है क्या, करकट का मतलब हो जाता है कूड़ा, और दूसरे करकट का मतलब हो जाता है केकड़ा। तो आप सभी को हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। तो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है निडर, तो नी लगा है उपसर्ग। पुष्पित, इसमें इत लगा है, प्रत्य क्या लगा है, प्रत्य लगा, तो यही डी वाला सही हो जाएगा। व्यसन, ठीक है। परिविद्या, तो इसमें विद्या हो जाएगा आप सभी का मूल शब्द, और पर हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। तो आप सभी का क्या हो जाएगा, 41 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। 41 नंबर प्रश्न का हो जाएगा उत्तर डी। चलिए हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सदाचार नहीं, सदाचार नहीं, सत प्लस आचार, सदाचार, सजाति, जाति, सा प्लस जाति, सा परिवार, सा प्लस परिवार, सा प्लस जीव, सजीव। तो सदाचार जो सा उपसर्ग से संबंधित नहीं है। चलिए 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। त्रिपिटक नहीं है, त्रिपिटक नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत नहीं है, गंगा नहीं है, कि लेखक नहीं है।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बताना, तो लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानना है आप सभी को। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में डालना, क्योंकि 50 बार जब से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं तब से अच्छे चालू किए, तब से वाच्य बता चुके हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। पहला होता है आप सभी का कर्मवाच्य, दूसरा होता है दोस्तों भाववाच्य, तीसरा होता है कर्तवाच्य। ठीक है, तो 3 प्रकार के आप सभी के वाच्य होते हैं। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानना है आप सभी को। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य, क्या तुमने व्यायाम किया? बी है उससे सोया नहीं जा सका और उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो 44 नंबर का सी हो जाएगा, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। ठीक है, और क्रियाएं जो होती हैं वो कर्ता के अनुरूप रूपांतरित नहीं होती। याद रखना कि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और परिवर्तित किसके अनुसार होती हैं? कर्म के अनुसार परिवर्तित होती हैं। कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होती, लेकिन कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। उससे आज पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो उससे आज पढ़ा नहीं गया, तो क्या नहीं गया? पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए स्टेटमेंट जितने होते हैं, जैसे मैं पानी पीता हूँ और के स्थान पर मुझसे पानी पिया जाता है, तो यह लिखना गलत होगा। क्या गलत होगा? क्या गलत होगा? पानी पीता हूँ के स्थान पर आप ये नहीं लिख सकते मुझसे पानी पिया नहीं जाता, पानी पिया जाता है। तो ठीक है, यही हो जाता है आप सभी का। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न। इस नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो आप सभी का हो जाएगा रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है। तो यह स्थानवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, रीतवाचक हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्थानवाचक। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है? तो आप सभी का है दाल। दाल है जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य की संज्ञा उपवाक्य। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आप सभी लोग आंसर कीजिए। तो आप सभी का हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताएं वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। चलिए दोस्तों हम लोग 48 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो राम धीरे धीरे टहलता है। चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। तो राम धीरे धीरे टहलता है, क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे थोड़ी चाय दो। चाय फिलहाल हम भी पी रहे हैं मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो समुदायवाचक ए हो जाएगा, बी परिमाणवाचक हो जाएगा, सी गुणवाचक हो जाएगा, डी आप सभी का संख्यावाचक हो जाएगा। तो मुझे थोड़ी चाय दो, तो आप सभी का क्या हो जाएगा? 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। कमेंट बॉक्स में बताइए, इजी प्रश्न है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में पहले डाल दीजिए, उसके बाद में पॉज कर लिया करिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा? आप सभी का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ प्रश्न का उत्तर जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, परिमाणवाचक आप सभी का विशेषण हो जाएगा। मुझे थोड़ी चाय दो। ठीक है, थोड़ी और कौन सा परिमाणवाचक हो जाएगा ये भी पूछा जा सकता है। तो अनिश्चयवाचक अनिश्चय परिमाणवाचक। ठीक है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक कर लीजिए, अनिश्चित परिमाणवाचक या एक सेकेंड, हाँ अनिश्चित परिमाणवाचक और यह अनिश्चय परिमाणवाचक, कुछ भी कह लीजिए लेकिन अनिश्चित है, क्योंकि मुझे थोड़ी चाय दो इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। चलिए 50 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग चाय पर आमंत्रित हैं, आइए चाय कीजिए आके। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर है मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटिका है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। डी हो जाएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का डी हो जाएगा, क्रिया संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। 50 मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटिका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर प्रश्न। क्या आंसर? अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अशोक ने पत्र पढ़ा, अशोक ने पत्र पढ़ा। ठीक है, इस वाक्य में कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। आप लोग चाय लेकर बैठ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट का मजा ले सकते हैं साथ साथ में। 52 नंबर प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, व्याकरण बी अपादान कारक है, सी करण है,
डी संबोधन है। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर, सॉरी 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप उससे अच्छे हैं, तुलना की जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा। जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, जब बहुत से व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इससे क्या होगा, आप सभी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी को आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर बताना है 53 नंबर प्रश्न। गठरी शब्द है, तो गठरी शब्द का आप सभी लोगों को आंसर बताना है। तो गठरी शब्द स्त्रीलिंग है, विधिलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। चलिए दोस्तों, 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राजा कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। राजा कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। सजा दी जाती है, मजा आती है, मजा आती है। ठीक है, सजा रजा, ये रजा है, राजा नहीं, सॉरी गलती से हो गया, थोड़ा छोड़िए, मजा होता है, मजा आता है। ठीक है, वही समझो कि मजा भी पुल्लिंग है और राजा भी पुल्लिंग है, तो ये रजा लिखिए। ठीक है, तो कजा हो जाएगा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये सब छोड़ दीजिए, आप सभी का मजा हो जाएगा पुल्लिंग। 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, तो लड़के ने लड़कों से कहा। तो इसमें बताना है सभी को किस वाक्य में एक वचन है। 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, लड़के ने कहा, इसमें क्या एक वचन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु आ रहे हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन है, तो आप सभी का 56 नंबर क्या हो जाएगा, बी, बहुवचन है। साधु आ रहे हैं, साधु बहुवचन है। चलिए दोस्तों, 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में अभिभाव समास का उदाहरण है, तो अभिभाव समास का उदाहरण बताना है। रातों रात, मनमाना, कपड़ छल, ठकुर सुहाती, आप सभी को बताना है। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, रातों रात। रातों रात में क्या हो जाएगा, अभिभाव समास हो जाएगा। अच्छा, अभिभाव समास क्या होता है, पूर्व पद में प्रधानता होती है, पूर्व पद में प्रधानता होती है, जैसे कि याव जीवन, आप सभी की यथाशक्ति हो जाता है। ठीक है, रातों रात, ये सब क्या है, अभिभाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, तो इसमें सरल वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है, सी संदेहवाचक वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। ये बता दीजिए क्योंकि पिछली बार हो चुका है यह प्रश्न आप सभी के लिए। तो आप सभी का हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं। जैसे कौन सा है, वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, दोनों प्रधान वाक्य हैं। ठीक है, या उपवाक्य कह लीजिए, दोनों उपवाक्य संयोजक अव्यय इसलिए से जुड़े भी हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या हो जाता है कि प्रधान वाक्य जो है, प्रधान वाक्य पर एक उपवाक्य आश्रित होता है। ठीक है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त विकल्प वाक्य को पहचानिए। तो निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है सभी को। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है? दिन ढल गया, अंधेरा बढ़ने लगा। संयुक्त वाक्य को पहचानना है तो आप सभी को पता होना चाहिए दोनों उपवाक्य प्रधान होते हैं। दिल ढल गया, अंधेरा बढ़ने लगा है, तो आप सभी का बी वाला 59 नंबर प्रश्न बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ है सोच विचार कर काम करना। 60 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सोच विचार कर काम करना। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है अमर हो जाना, ठगा जाना, प्रसन्न होना, लज्जित होना। तो 61 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, लज्जित होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चाय ठंडी हो रही मेरी, लेकिन क्वेश्चन रुक नहीं रहे। 62 नंबर प्रश्न है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? अन्वय अलंकार होता है। डी नंबर हो जाएगा अन्वय अलंकार। ठीक है, जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान ना हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है वहाँ अन्वय अलंकार हो जाता है। उदाहरण सुन लीजिए, मुख ही के समान सुंदर है, मुख ही के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अन्वय अलंकार।
अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। स्टेट का अगर जो कोई छात्र, जो कोई बहन भाई स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी लोग 20 प्रैक्टिस सेट ही कर लेते हैं, आप सभी के 100% 75 क्वेश्चन आप सभी के सही हो जाएंगे। इससे ज़्यादा 80-90% सही हो जाएंगे, आप लोग स्टेट क्वालीफाई हो जाएंगे। कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्जी की चीज़ें, प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं खरीदना है, स्टेट नहीं पढ़ना है, आप सभी को टीआरई 4 पढ़ना है, टीआरई 5 पढ़ना है। ये 2 चीज़ें आप सभी लोग लेकर चलिए, आप सभी का स्टेट ऐसे ही क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सिर्फ देखते रहिए रोज बाहर कंटिन्यू, बस वो स्टेट क्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि यह आप सभी के लिए टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, और यहाँ पर वैसे वैसे क्वेश्चन हैं जो स्टेट में डायरेक्ट फंस जाएंगे। स्टेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को, इसी से काम हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ज्यों है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। आप सभी को थोड़ा मैंने हिंट भी दे दी है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रैक्टिस सेट, फिर प्रैक्टिस सेट होता है, उसको जल्दी से जल्दी करवाना होता है। क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत, इतना भी बिल्कुल क्वेश्चन को आंसर ना करवाया जाए, जैसे क्विज होती है। आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें बताते चलो। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पत्रकारिता, पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का है। किसका है? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का है। 65 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं? सूचनाप्रद विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, की वर्गीकृत विज्ञापन, की स्थानीय विज्ञापन। 65 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो सूचनाप्रद विज्ञापन बनाए जाते हैं। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है? विदेशी विभाग, संपादकीय विभाग, तकनीकी विभाग, की व्यापार विभाग। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। चाय बिल्कुल ठंडी हो गई, और चाय बिल्कुल ठंडी हो गई, पीने वाली बची ही नहीं। प्रश्न जरूरी है भाई, चाय जरूरी नहीं, चाय फिर से गर्म हो जाएगी, लेकिन टाइम चला जाता है तो फिर से क्वेश्चन से डिस्कशन करने का ना तो हिम्मत पड़ती है, ना तो मन होता है, क्योंकि तबीयत खराब रहती है तो मन नहीं लगता कहीं। तो विदेशी विभाग जो है, विदेशी विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था, कि जयशंकर प्रसाद जी ने किया था, कि रामकृष्ण दास जी ने किया था, कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया था सर्वप्रथम स्वच्छंदता का शब्द का प्रयोग। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? अच्छा, इनको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे जी को पूछ लिया जाता है प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा स्वीकार किया गया छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो मुकुटधर पांडे। ठीक है, और लोचन प्रसाद पांडे जी को सुना होगा, उनके छोटे भाई थे मुकुटधर पांडे, उनको पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आप सभी का 68 नंबर प्रश्न आ गया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से प्यार है। पंक्ति का संबंध है, किसे पंक्ति का संबंध है आप सभी को बताना है। वह चिड़िया जो चांद सी थोड़ी सी गप्पे, कठपुतली, शाम एक किसान। 68 नंबर प्रश्न का बताना है। वह चिड़िया जो आप सभी को पिछली बार बताया जा चुका है, यह केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। क्या है? कविता है, केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित कविता है। तो किस विद्या की रचना है? कविता। तो केदारनाथ अग्रवाल लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी को 69 नंबर प्रश्न बताना है। इस आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा चैनल को, जिससे क्या मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर डालिएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, क्या संशोधन किया जाता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास जितना आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे उतना सफल होगा। ठीक, 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। लाल किरण सी सोच खोल चुगते तारक अनार के दाने, उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? केदारनाथ अग्रवाल की, शिवमंगल सिंह सुमन के, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की है। तो 69 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, शिवमंगल सिंह सुमन जी की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो है शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता है, याद रखना, इससे प्रश्न आते ही आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। माधव दास किस कहानी का पात्र है? तो माधव दास किस कहानी का पात्र है? चिड़िया की बच्ची कहानी का पात्र है। इसके लेखक कौन है चिड़िया की बच्ची का? आप सभी को याद रखना पड़ेगा, जैनेंद्र कुमार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 71 नंबर। नीलकंठ रेखा चित्र में बिल्ली का क्या नाम था? नीलकंठ रेखा चित्र में बिल्ली का नाम बताना है। तो बिल्ली का नाम क्या था? चित्रा।
चित्रा नाम था। यह नीलकंठ रेखा चित्र किसकी रचना है? तो नीलकंठ किस विद्या की रचना, यही पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को बताना पड़ेगा रेखा चित्र की। और किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, नीलकंठ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 72 नंबर। रमन और मल्लिका किस कहानी के पात्र हैं? कंचा, बचपन, टिकट, एल्बम की पार नजर के। रमन और मल्लिका, ठीक है, मलयाली कहानी है कंचा। मलयाली कहानी है कंचा, इसके पात्र हैं। इसके रचनाकार कौन है? टी पद्मनाभन इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 10 मई 1857, 10 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 जून 1857। तो 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। तो याद रखना आप लोग। 74 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? आप सभी को बताना है। भगत सिंह है, राजगुरु है, महात्मा गांधी है, रामप्रसाद बिस्मिल है। तो 74 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हमारी ख्वाहिशें, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना रामप्रसाद बिस्मिल जी की है। ठीक है, और रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में रामप्रसाद बिस्मिल की है, और यह हमारी ख्वाहिश नाम से संकलित है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप सभी को पैसेज पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से पढ़िए। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बूढ़ी औरत दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। ठीक है, अगला है पैसेज। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म इंसान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। ठीक है, बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इंसान धर्म कैसे रहेगा? इंसान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार निर्वाह करता था। कछियारी करके परिवार निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे में बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेढ़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। ठीक है, डस लिया। और आगे क्या है? लड़के की बुढ़िया माँ बवाली होकर ओझा को बुला आई। झाड़ फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। आगे देखते हैं दोस्तों आंसर बताना है। पैसेज वहीं तक था। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। परचून की दुकान का आशय है दवाइयों की दुकान, आटा दाल आदि की दुकान, खिलौनों की दुकान, कपड़ों की दुकान। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आटा दाल की दुकान। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। लोगों ने बुढ़िया के दुकान लगाने पर कटाक्ष क्यों किया? बेटे की मृत्यु के उपरांत भी दुकान लगाई। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न हो जाएगा। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण था गीली मेड़ पर फिसलना, बेहोश होना, सांप का डसना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। पीवाईक्यू तो स्टार्ट ही हो जाएंगे अभी 1-2 दिन में, 5 फरवरी से कल से स्टार्ट हो जाएंगे और आप सभी का व्याकरण भी कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। अल्टरनेट डे पर आप सभी को व्याकरण और पीवाईक्यू मिलते रहेंगे। साथ में आप सभी का अल्टरनेट डे पर आप सभी का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के 80 में से 75 जरूर प्रश्न आएंगे। 78 नंबर प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। यह पद्यांश आप सभी को दिया गया है, पढ़ लीजिए, आंसर कीजिए। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगत चिरंतन कैसा इतव, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम इसलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन का सत्सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना है। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कविता में अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है। कांटों से भरे जीवन के लिए, निरंतर प्रगति के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, जीवन से मुश्किलें समाप्त करने के लिए। तो निरंतर प्रगति करने के लिए 78 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बात कही गई है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा दूसरों के कल्याण के लिए। ये निरंतर नहीं होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है।
कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कांटे के, पावस के, असफल के और प्रखर के। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो कांटे। कठिनाइयों के लिए कविता में कांटे शब्द का प्रयोग किया गया। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर देने से पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन फिर है कि आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप सभी लोगों के 80 में से 75 प्रश्न आएंगे अगर आप सभी लोग 1 से 1.5 घंटा इस चैनल को देते हैं। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कविता में निरंतर आगे बढ़ने की गति किस वाक्यांश में कही गई है? तो अगर ध्येय पथ पर कैसे इति अब, कैसा श्रम इसलत समान मनोरथ। ठीक, 80 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कैसा इति अब। ठीक है, कविता में निरंतर आगे बढ़ने की बात की गई है। तो दोस्तों ये हो गए आप सभी के 80 प्रश्न और आप सभी का 8वां प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। अब कल होगा, परसों होगा 9वां प्रैक्टिस सेट, फिर उसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन होगा 10वां प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे देखते देखते आप सभी के एग्जाम आते आते 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करते हैं जैसे ही आप सभी